अपनी अपनी रंगतें। क्लास 5th की ये बुक है, रिमझिम से लिया गया है। अपनी अपनी रंगतें। असल सबक यहाँ से शुरू है। पार्ट 1, राखी की रस्सी। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गौसेन गोंपों के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई इनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 पेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना। 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना। 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए इसके पास रुपये की कहाँ थी। वह इस समस्या पर सोचने विचार के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल इसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और इन्हें बाजार में बेच दिए। जो रुपया मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपया मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसा रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे
पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोले से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा? तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में, पता करो, आस पड़ोस में भी। ये सवालात हैं। इधर सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या होगा? अपनी कल्पना से बताओ। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो? चैन से ज़िंदगी चल रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ये सब क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक कहानी है, इसको नाम देना है कि इस कहानी का क्या नाम बन सकता है। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। ये परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नईमा, डावा, मिगमर, लखपा, नू, फुदूरजे। ये क्या है? कोई खाने के चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नमिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा ये शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। तो ये अब यहाँ पे भी फिर नीचे में एक वो है कहानी है। दुनिया की छत। दुनिया भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वे लोक कथा सुनाई जाती थी। राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंची पठार पर स्थित है। पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचे होती है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमाचल का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंगों के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीली
पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ, सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वो पहाड़ अपने रंगों में चमक उठती। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। ये भी एक उसी के बारे में, तिब्बत कंट्री के बारे में बताया गया है इस लेसन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे भी आप सब पढ़ सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं।